हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशियबिलिटी का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आई होप लेक्चर नंबर 1 आपने इसको देखने से पहले अच्छे से समझ लिया। लेक्चर 1 में डिफरेंशियबिलिटी की जो बेसिक कंडीशन थी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे और एग्जिस्ट करने के बाद वो आपस में इक्वल हो, तो हम समझ जाते हैं कि हमारा जो गिवन फंक्शन है वो डिफरेंशियबल है एट द गिवन पॉइंट। अच्छा, जिस पैटर्न पे हमने कॉन्टिन्यूटी में पूरा आपने लेक्चर अगर देखा है तो कॉन्टिन्यूटी में हमने पहले समझा कॉन्टिन्यूटी क्या होता है, उसके नेक्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी रीजंस ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने डिफरेंशियबिलिटी को समझ लिया और आज के लेक्चर में आप रीजंस ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी की बात करोगे। अच्छा, लास्ट में लेक्चर के आपको मैं एक इंपॉर्टेंट ट्रिक दूंगा जिससे आपके एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस है जो काफी लेंदी वर्किंग के होते हैं आप काफी कम टाइम में अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, लेकिन उसको देखने से पहले आपको ये सारी कंडीशंस समझनी पड़ेगी कि डिफरेंशियबिलिटी होती कब है और कब नहीं होती। अच्छा, डिफरेंशियबिलिटी होती कब है वो मैंने अभी आपको बताया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फंक्शन का और राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे और आपस में इक्वल हो। तो फर्स्ट कंडीशन तो आपको देखो वैसे पता चल गई कि एक फंक्शन कब फेल होगा कि उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे या फिर वो फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल हो। वो कब होगा? सबसे पहले उसके अंदर एक कॉर्नर हो सकता है। ठीक है, कॉर्नर को हम किंक भी बोलते हैं। अभी बहुत डिटेल में हम आगे बात करेंगे इनके लिए, बट अभी आप थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो कि एक कॉर्नर का मतलब क्या है कि अगर आप एक ग्राफ आपको दिया हुआ है, आपने लेफ्ट हैंड साइड से उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट किया और राइट हैंड साइड से डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, उनकी दोनों की वैल्यू अलग अलग आ रही है। ऑब्वियसली जब इक्वल आती है तो डिफरेंशियबल होता है, जब इक्वल नहीं आएगी तो वो नॉन डिफरेंशियबल होगा। सेकंड कंडीशन है इसमें ऑसिलेशन पॉइंट। ऑसिलेशन पॉइंट हमने कॉन्टिन्यूटी में भी देखा था कि अगर मान लो एक फंक्शन ऑसिलेट करता हुआ आ रहा है तो उसकी लिमिट कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है। सेम कंडीशन इसमें है कि अगर एक ऑसिलेशन हो रही है किसी एक पॉइंट के नेबरहुड में तो वहां पे उसके डेरिवेटिव की वैल्यू को कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है। उसके डेरिवेटिव जो होते हैं वो डू नॉट एग्जिस्ट की कैटेगरी में चले जाते हैं, मतलब हमें इनफाइनाइट वैल्यू मिलनी शुरू हो जाती है। कब? जब ऑसिलेशन पॉइंट होगा। डिटेल में थ्रू ग्राफिकली आपको अभी समझाऊंगा मैं ये सब। ठीक है, थर्ड एक पॉइंट है बच्चों इसमें वर्टिकल टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट तो हमें पता है कि एक ग्राफ अगर आपका है तो आपने एक ऑब्लिकली एक लाइन बना दी तो टेंजेंट है, आपने हॉरिजॉन्टल टेंजेंट भी पढ़ रखी है। लेकिन अगर किसी ग्राफ पे वर्टिकल टेंजेंट आपको दिखे, ठीक है, वर्टिकल टेंजेंट का मतलब क्या है कि आपका जो ग्राफ में जो आप जो स्लोप ले रहे हो ना टेंजेंट की, वो इनफाइनाइट आ जाए। ठीक है, अच्छा एक कंडीशन और उसमें उसकी वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, मतलब नेगेटिव नहीं लेके वैल्यू उस स्लोप की, एब्सोल्यूट वैल्यू अगर मैं स्लोप की लेता हूं, ठीक है, उस टेंजेंट की जो हम उसमें कंसीडर कर रहे हैं, और अगर उस टेंजेंट की स्लोप 90 डिग्री एंगल पे, ऑब्वियसली वर्टिकल एंगल की बात कर रहा हूं ना मैं, जैसे मान लो ये है, ये आपका वर्टिकल हो गया, तो वर्टिकल टेंजेंट के अंदर अगर हम बात करेंगे तो वहां पर हमारे पास एंगल 90 बना रहा है वो एक्स एक्सिस के साथ, तो हमारे पास जो स्लोप होगी वो अनडिफाइंड होगी। उस केस में भी हमारा फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल होता है। ठीक है, अभी और डिटेल में बात करेंगे। और लास्ट इसके अंदर एक रीजन और है नॉन डिफरेंशियबिलिटी का, डिसकंटिन्यूटी। ये इस पॉइंट से आपका लेक्चर एक और टॉपिक पे चला जाएगा जिसमें हम कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का रिलेशन देखेंगे। ठीक, 4 रीजन आपने पढ़े नॉन डिफरेंशियबिलिटी के। पहला, कॉर्नर अगर होगा तो नॉन डिफरेंशियबल है, ऑसिलेशन पॉइंट होगा तो नॉन डिफरेंशियबल है, वर्टिकल टेंजेंट होगी तो भी नॉन डिफरेंशियबल, और फोर्थ डिसकंटिन्यूटी। तो बहुत ही मेजर कॉन्सेप्ट है इसमें कि अगर फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस ही नहीं है तो वह डिफरेंशियबल भी नहीं होगा। यही चीजें आपको लास्ट में लेक्चर में देखना कंक्लूजन की फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, तो ये रीजंस आपको समझ आए। इसको और डिटेल में समझने के लिए एग्जांपल्स देखते हैं। देखो फर्स्ट केस जो हमने अभी वहां पे लिखा था, क्या था फर्स्ट केस मेरा, कि अगर शार्प कॉर्नर या किंक अगर होता है तो उस पर्टिकुलर केस में मेरा फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल होगा। अच्छा, कंडीशनली आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो, पहले तो आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, देखो बीच में कोई ब्रेक नहीं है। अगर मैं यहां से इसकी स्लोप कैलकुलेट करूं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और यहां से अगर मैं स्लोप कैलकुलेट करूं राइट हैंड डेरिवेटिव, तो इन दोनों स्लोप्स की वैल्यू, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, इन दोनों की वैल्यू डिफरेंट आएगी। और जब वैल्यू डिफरेंट आ रही है तो हम उस केस में समझ पा रहे कि भाई ये तो एक कॉर्नर वाला पॉइंट है। कॉर्नर वाले पॉइंट पे हमेशा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू अलग अलग आती है। अगर हम लैंग्वेज पढ़े तो कह रहा है कि भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर डिफरेंट है
तो उस पॉसिबिलिटी पे मुझे कॉर्नर या किंक दिख रहा है। ठीक है, इसको मैथमेटिकली अगर हम देखें तो हम क्या लिखते थे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज एफ डैश ए नेगेटिव, नोटेशन थी लेक्चर 1 में बात की थी, दोबारा बता रहा हूं मैं आपको। राइट हैंड डेरिवेटिव इज एफ डैश ए पॉजिटिव। अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो डिफरेंशिएबल है फंक्शन। इस पर्टिकुलर केस में ये दोनों इक्वल नहीं है, आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, तो यहां पे मुझे कॉर्नर दिख रहा है। अच्छा, इस पॉइंट को हम शार्प कॉर्नर या फिर क्या बोल देंगे, किंक बोल देंगे। एक ही मतलब है दोनों का। ठीक है, क्लियर हुआ? ग्राफ को देख के आप बता सकते हो कि कॉर्नर कहां पे है। एग्जांपल आपके सामने है, एग्जांपल आपके पास सामने है, यहां पर एक शार्प कॉर्नर इस पॉइंट पे दिख रहा है आपको। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्या है, x इक्वल टू 0। तो अगर y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है, मॉड्यूलस फंक्शन जो है बहुत फेमस ग्राफ है, सबको आता है ये, उस केस में मुझे साफ दिख रहा है कि x इक्वल टू 0 पे मुझे एक शार्प कॉर्नर मिल रहा है, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 0। y इक्वल टू मॉड x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा इस पॉइंट को, पॉइंट किसको, x इक्वल टू 0 को मैं क्या बोलूंगा, बात हो गई, कॉर्नर या किंक। और आप देखो ना डिफरेंशिएबल कब होता है, कि अगर मैं बात करूं, मेरे पास एक ग्राफ दिया हुआ है, मैं इस टेंजेंट की स्लोप देख रहा हूं, मैं अगर लेफ्ट से देखूं या राइट से देखूं, इसकी स्लोप यूनिक टेंजेंट होनी चाहिए और इसकी स्लोप फाइनाइट होनी चाहिए, और लेफ्ट से देखूं राइट से देखूं वो सेम होनी चाहिए। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आपको कोई टेंजेंट नहीं दिख रही। ठीक है, यहां से लेफ्ट की बात करूं, राइट से बात करूं, तो वैल्यू अलग अलग आ रही है। ठीक है, ये स्लोप की वैल्यू अलग है, ये स्लोप की वैल्यू अलग है। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, एट x इक्वल टू 0 अगर मैं देख रहा हूं तो इस फंक्शन की कोई टेंजेंट भी नहीं है, इस फंक्शन की कोई टेंजेंट नहीं है, मॉड x वाले फंक्शन की कोई टेंजेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि टेंजेंट आपके कर्व के अराउंड आपकी होगी, तो उसमें आप देखते हो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, उनकी वैल्यू सेम आ गई, तो उसी टेंजेंट की स्लोप आपको मिल जाती है। पर यहां पे जब वैल्यू ही अलग अलग आ रही है लेफ्ट से और राइट से, तो आपको स्लोप मिलने का तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ। ये मतलब विजुअलाइजेशन से भी हो जाता है, आपको कॉर्नर दिख रहा है, आप बोल दोगे उस पॉइंट पे भाई फंक्शन मेरा नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन ये खुद कॉन्टिन्यूअस फंक्शन था, कॉन्टिन्यूअस था, पर नॉन डिफरेंशिएबल है ड्यू टू शार्प कॉर्नर। अच्छा, अब एक बात इसमें यह भी आती है बच्चों, कि जरूरी नहीं है कि मोड लगा हुआ है तो उसमें कॉर्नर हो गई, ऐसा नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, इस पे ध्यान देना आपको। जैसे कि मैंने यहां पे क्या किया, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ हम सब जानते हैं। ठीक है, अगर मॉड एक्स क्यूब की बात कर रहा है तो नीचे वाली जो वैल्यू है वो उठ के ऊपर आ जाएगी ऐसे, तो समवट ये हो गया। अब अगर मैं बोलूं यहां पे टेंजेंट बन पा रही है, ये तो बिल्कुल टेंजेंट बन रही है इसकी, मतलब अगर मैं इसका 0 कह रहा हूं, ये ग्राफ किसका बनाया मैंने, y इज इक्वल टू मॉड एक्स क्यूब का मैंने ग्राफ बना दिया। ठीक है, एक्स क्यूब का ग्राफ आपका इस तरह से बनता है, ये वाली चीज ऊपर चली गई मोड लगने की वजह से, नीचे वाली चीज नेगेटिव तो रहेगी नहीं, ऊपर चली गई। अच्छा, तो ये कह रहा है कि हमें ऐसा फील हो रहा था कि मोड की वजह से इसका कॉर्नर x इक्वल टू 0 पे है और ये नॉन डिफरेंशिएबल है सेम x इक्वल टू 0 पे, पर जब मैं ग्राफ को देख रहा हूं और मैं इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहा हूं, तो f डैश 0 नेगेटिव या फिर f डैश 0 पॉजिटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, कह रहा दोनों इक्वल आ रहे हैं और दोनों की वैल्यू 0 है। मतलब देखो ना, लेफ्ट से अगर मैं इसकी स्लोप देख रहा हूं तो ये x एक्सिस ही तो है, तो यहां पे स्लोप कितनी हुई 0। अच्छा, राइट से अगर मैं देख रहा हूं इस लाइन की स्लोप तो भी 0 है, तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों 0 आ गए। अगर दोनों 0 आ गए तो क्या हुआ, टेंजेंट की स्लोप मेरी क्या मिल गई मुझे 0, तो एक फाइनाइट टेंजेंट मिल गई ना मुझे, एक यूनिक टेंजेंट मिल गई विद अ फाइनाइट स्लोप, जो लास्ट लेक्चर की मेन कंडीशन थी डिफरेंशिएबिलिटी की। तो हम बोलेंगे यहां पे कि ये फंक्शन मेरा x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है। तो मेन मैं जो बताना चाह रहा हूं कि मोड लगा हुआ है मोड x पे, तो कॉर्नर दिख रहा था। अब मोड x क्यूब आ गया तो ये नहीं कि वहां पर भी मोड लगाए तो कॉर्नर होगा। आप ग्राफ बनाओ और देखो कि उसका लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव अलग अलग तो नहीं आ रहा। अगर अलग अलग आ रहा है तो कॉर्नर एग्जिस्ट करेगा, अगर सेम आ रहा है तो कॉर्नर नहीं है, फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है। समझ आई बात? तो कॉर्नर के लिए भी हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, है ना, फिगर प्रॉपर्ली हमें पता होनी चाहिए सबकी। ठीक है, सेकंड केस नंबर 2, ऑसिलेशन पॉइंट। अच्छा, ये ऑसिलेशन पॉइंट का जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्टिन्यूटी में मैंने बिहेवियर ऑफ साइन 1/x आपको सिखाया था। ठीक है, ये जो फंक्शन देखो साइन 1/x आ रहा है,
अगर मैं सिर्फ साइन 1/x की बात करूं, वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी नहीं है। साइन 1/x की बात करूं तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी नहीं है, उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन अगर मैं उससे mod x मतलब पॉजिटिव x ले लूं या माइनस x ले लूं, ये लाइन किसकी आ रही है, y इक्वल टू x की, ये लाइन किसकी आ रही है, y इक्वल टू माइनस x की। ठीक है, तो यहां पे ना मैंने ऊपर वाला ग्राफ ले लिया y इक्वल टू mod x, नीचे वाला ग्राफ ले लिया y इक्वल टू माइनस mod x। ठीक है, तो उस केस में मैंने आपको सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग बताया था कि भाई ये दोनों लाइंस ने क्या करा, इसकी लिमिट को कन्वर्ज कर दिया। यहां पे अगर मैं x sin 1/x लेता हूं, मतलब इसका x ले लूं और sin 1/x का ग्राफ ले लूं, और इसको अगर मैं सैंडविच थ्योरम से जब मैंने कैलकुलेट किया था तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मेरी सेम आ गई थी। इन शॉर्ट sin 1/x कॉन्टिन्यूस नहीं है, x sin 1/x कॉन्टिन्यूस है बाय सैंडविच थ्योरम। पढ़ाया था आपको, एक बार देख सकते हो आप, लेक्चर जो मैंने आपको दिया था उसमें लेक्चर नंबर 2 है, बिहेवियर ऑफ साइन 1/x वाला लेक्चर है, उसमें आपको पूरा डिटेल में बताया था मैंने। अभी आप याद रखोगे साइन 1/x इज डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x sin 1/x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, बट ये कॉन्टिन्यूअस है, बट अगर मैं इसकी बात करूं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की या फिर राइट हैंड डेरिवेटिव की, मतलब मैं बोलूं कि भाई यहां से ना ये जो कर्व आ रहा है ना, मुझे इसकी स्लोप बता दो, लेफ्ट से स्लोप बता दो, राइट से स्लोप बता दो, तो कह रहा है इतनी ज्यादा ऑसिलेशन हो रही है बीच में वैल्यू की कि मैं उसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू या राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड नहीं कर पा रहा, इनफाइनाइट आ रही है वैल्यू उसकी। ठीक है, एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो यहां पे क्या बात कर रहे हैं कि बिकॉज ऑफ टू मच ऑसिलेशन ऑफ द ग्राफ इन द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट के नेबरहुड में देख रहा हूं ना मैं, यहां पे इतनी ज्यादा ऑसिलेशन हो रही है कि मैं बोलूं कि किसी एक पॉइंट पे मुझे स्लोप बता दो टेंजेंट की, एक फाइनाइट वैल्यू दे दो, नहीं बन पा रही, एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो ऐसे पॉइंट को जिसके नेबरहुड में बहुत ज्यादा ऑसिलेशन हो रही है और मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट नहीं कर पा रहा, उसको मैं क्या बोलूंगा बच्चों, ऑसिलेशन पॉइंट। हेडिंग में तो था ही ये ऑसिलेशन पॉइंट। इस पर्टिकुलर x sin 1/x के लिए, x sin 1/x के लिए ऑसिलेशन पॉइंट कहां पर है, विदाउट एनी डाउट 0 पे ही तो है। ठीक है, ऑसिलेशन पॉइंट का थोड़ा बहुत आइडिया लगा, क्लियर हुआ। जहां पे आपको दिख रहा है कि कर्व ऑसिलेट हो रहा है आपका, वहां पे कॉन्टिन्यूटी पॉसिबल है, वो भी चेक करनी पड़ती है, एनालिसिस के साथ पूरा देखना पड़ता है। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी की बात करूं तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अच्छा, इसको आप मैथमेटिकली भी कर सकते हो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लो पूरा, एफ डैश 0 नेगेटिव लेके, एफ डैश 0 पॉजिटिव लेके। आगे के लेक्चर में 2-3 एग्जांपल लूंगा मैं, ठीक है, तो उसमें आप वेरीफाई कर सकते हो कि वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही इसकी। ठीक है, देखिए आगे थर्ड पॉसिबिलिटी, पहली पॉसिबिलिटी शार्प कॉर्नर की थी, सेकंड पॉसिबिलिटी ऑसिलेशन पॉइंट की थी, ये सारी पॉसिबिलिटीज किसकी है, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की। थर्ड है वर्टिकल टेंजेंट, थर्ड है वर्टिकल टेंजेंट। अच्छा देखो, वर्टिकल टेंजेंट का मतलब यहां पे क्या होगा कि अगर आपके पास एक, मैंने आपको बताया था डिफरेंस कोशेंट, आपको मैंने बताया था कि एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच, अगर मैं इसकी लिमिट h टेंड्स टू 0 ले लूं तो इसको हम क्या बोलते हैं, f डैश x। अच्छा, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है डिवाइडेड बाय h, इसको डिफरेंस कोशेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंस कोशेंट बोलते हैं। कह रहा है अगर मैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लूं, इस पूरे को f डैश x से डिनोट किया था, अगर मैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लूं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस कोशेंट, और वो वैल्यू अप्रोच कर जाए टू इंफिनिटी, अनडिफाइंड अप्रोच कर जाए इंफिनिटी पे, तो उस पॉसिबिलिटी में हम बोलते हैं कि जो ग्राफ है ना उसके पास वर्टिकल टेंजेंट है। ठीक है, समझते हैं अभी, और ग्राफ है वर्टिकल टेंजेंट है। जैसे इस केस की मैं बात करूं, यहां पे जो वर्टिकल टेंजेंट देखो ना, ये जो लाइन आ रही है, मैं बोल रहा हूं कि चलो ये ग्राफ पे टेंजेंट है, ये टेंजेंट है एक्स नोट पे, पर यहां पे एंगल कितना बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, 90 डिग्री। अच्छा, स्लोप तो आपको पता ही होगा, tan थीटा होता है, 11th क्लास हमने पढ़ी है सबने, तो tan 90 आपको कितना दिख रहा है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, समझ आ रही है बात। तो यहां पे क्या हुआ, जो मेरी स्लोप है इस टेंजेंट की, वो क्या होगा, इट अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ठीक है, अब एक कंडीशन इसमें यह है कि वर्टिकल टेंजेंट होगी, वर्टिकल टेंजेंट होगी किस पॉइंट पे दिख रही है मुझे, ये पॉइंट आपको क्या दिख रहा है, एक्स नोट, एक्स तो आपका एक्स नोट है, ठीक है, और वाई आपका क्या हो गया, पॉइंट एक्स नोट हो गया, वाई आपका क्या हो जाएगा, एफ एक्स नोट, ये पॉइंट आ गया। लेकिन इस पॉइंट पे देखो ना, जो ग्राफ है इट शुड बी कॉन्टिन्यूअस,
इट शुड बी कॉन्टिन्यूस। और इसकी मैथमेटिकल अप्रोच क्या होगी बच्चों कि अगर मैं डिफरेंस क्वोशिएंट की जो छोटी वाली नोटेशन है, अगर मैं डिफरेंस क्वोशिएंट की छोटी वाली नोटेशन को कंसिडर करूं, ये पूरा डिफरेंस क्वोशिएंट था, एफ डैश एक्स उसका नोटेशन था, उसकी अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू लूं और वो इनफाइनाइट पे अप्रोच करे, कब? जब तुम्हारा x इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अप्रोच कर रहा है, x नोट पे, आप x को x नोट की तरफ लेकर आए, इस पॉइंट पे मेरे पास जो एफ डैश एक्स मतलब जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, ये बताने की कोशिश कर रहा था मैं फर्स्ट पेज पर। ठीक है, और केसेस देखते हैं इसके और डिटेल में बात करते हैं, 2 मिनट लगा के समझना जरा। ये देखो, ये मैंने 4 ग्राफ ले लिए आपके लिए, 4 ग्राफ ले लिए। ये ग्राफ किसके हैं? जैसे आपने फंक्शन देखे होंगे x रेज टू पावर 3/2, मतलब पावर रेडिकल है, एक्सपोनेंट आपका रेडिकल है या फिर फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट, एक ही बात है। ठीक है, तो उन केसेस में हमारे ग्राफ समवट ऐसे बनते हैं, उसमें ग्राफ हमारे समवट ऐसे बनते हैं। अब देखो इसमें ना ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसकी जो टेंजेंट है, मैं टेंजेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं लेफ्ट से टेंजेंट बना रहा हूं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो मुझे टेंजेंट मिल रही है वो वर्टिकल टेंजेंट बोलते हैं हम इसको। कैसे बोलते हैं? क्योंकि अगर मैं इसको यहां से अप्रोच कर रहा हूं तो ये कहां जा रहा है? इंफिनिटी की तरफ, पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ। अच्छा, इधर आगे से अगर मैं अप्रोच करूं, लेफ्ट से अप्रोच कर लिया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखो, लिमिट x टेंड्स टू x नोट नेगेटिव, मतलब इसके यहां पर x नोट से कम वैल्यू पे अगर मैं देख रहा हूं, तो उस केस में अगर मैं लिमिट की बात करता हूं यहां पर, तो कितनी आ रही है आपकी? इनफाइनाइट। ठीक है, सेम इधर की बात करूं, राइट से अगर मैं देखूं तो भी वैल्यू कितनी आएगी? इनफाइनाइट। मतलब दोनों केसेस में वर्टिकल टेंजेंट आपकी ऊपर की तरफ जा रही है क्योंकि ग्राफ ऊपर की तरफ है। सेम यहां पे देखो, इसमें देखो आपका नेगेटिव है। ठीक है, इसमें आपका नेगेटिव केस है, तो नेगेटिव केस में आप क्या करोगे? ठीक है, नेगेटिव केस में यहां पे ग्राफ आपका नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसमें वर्टिकल टेंजेंट की जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, तो उसमें ये माइनस इंफिनिटी होगा फ्रॉम लेफ्ट साइड और राइट साइड। अच्छा, ये सब डैश है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ले रहा हूं ना मैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट ले रहा हूं। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके लिए। अच्छा, इधर से लेफ्ट साइड से अगर आप देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वर्टिकल टेंजेंट की जो स्लोप होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव इंफिनिटी। अच्छा, इधर से देखो तो ये जो टेंजेंट आ रही है नीचे की तरफ आ रही है इधर, तो यहां पे क्या होगी? माइनस में इंफिनिटी। मतलब वर्टिकल टेंजेंट का मतलब क्या है कि आप लेफ्ट साइड से डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हो, राइट साइड से डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हो, वो अनडिफाइंड है ना। यहां पे मैं दोनों तरफ से देख रहा हूं, लेफ्ट से देखूं या राइट से देखूं, दोनों केसेस में टेंजेंट तो ऊपर की तरफ ही जा रही है, तो उसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू और राइट हैंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो आपकी इनफाइनाइट आ रही है, पॉजिटिव वाली, तो ये वर्टिकल टेंजेंट की पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी नेगेटिव इंफिनिटी आ रही है, तो भी ये वर्टिकल टेंजेंट है। अच्छा, जब आपका एक डेरिवेटिव का वैल्यू, लेफ्ट वाले का वैल्यू पॉजिटिव इंफिनिटी और नेगेटिव वाले का, राइट वाले का नेगेटिव इंफिनिटी आ गया, उसको हम कस्प बोलते हैं, है ना, सुना होगा शायद आपने। ये क्या बोला मैंने? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू मेरी क्या आई? पॉजिटिव इंफिनिटी। राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई माइनस इंफिनिटी। जब ऑल्टरनेट ऐसे आ रहा है तो उसमें ये जो पॉइंट होगा ये आपका कस्प का पॉइंट है। सिमिलरली यहां पे देखो, ये कर्व आपका नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसकी जो वर्टिकल टेंजेंट है नीचे की तरफ आ रही है, लेफ्ट साइड से माइनस इंफिनिटी, और राइट साइड से अगर मैं देखूं तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये पॉजिटिव इंफिनिटी। ये भी केस कस्प का है। ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव में अगर पॉजिटिव इंफिनिटी और नेगेटिव इंफिनिटी आ रहा है किसी में भी, है ना, ऐसे पेयर में आ रहा है, तो वो कस्प का केस है ये भी वर्टिकल टेंजेंट, ये भी वर्टिकल टेंजेंट। ठीक है, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज में मेरे फंक्शन क्या हो गए? नॉन डिफरेंशिएबल। शार्प कॉर्नर क्लियर हो गया, सबसे इजी शार्प कॉर्नर था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो, अनइक्वल है, शार्प कॉर्नर। ठीक है, ऑसिलेशन पॉइंट में क्या था कि आपका अगर ग्राफ आपको दिख रहा है और आपको दिख रहा है कि उसकी वैल्यू ऑसिलेट हो रही है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, तो उनके डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेंगे, उस केस में हम बोल देंगे ऑसिलेशन पॉइंट है, फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। वर्टिकल टेंजेंट में आपने स्लोप कैलकुलेट करने की कोशिश करी, किसकी? फंक्शन की, एफ डैश एक्स की, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मैं देख रहा हूं, तो अगर वो इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है फ्रॉम लेफ्ट साइड और फ्रॉम राइट साइड, उस केस में मैं बोलता हूं कि वर्टिकल टेंजेंट है और मेरा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट केस बच्चों हमारे पास जो है वो है डिसकंटिन्यूटी का। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस डिसकंटिन्यूटी का है, क्योंकि ये चैप्टर में 2 चीजों को मर्ज करवाएगा, हमारा कॉन्टिन्यूटी वाला पार्ट और ये डिफरेंशिएबिलिटी वाला पार्ट।
चलो समझते हैं। कह रहा है अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है ना, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा 100%, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। ठीक है, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो फंक्शन कभी डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं। तो एक तो बहुत मेजर चीज मिल गई, आपने कॉन्टिन्यूटी चेक कर ली। अगर डिसकंटिन्यूअस है मतलब ब्रेक है, तो ये डिफरेंशिएबल तो होगा ही नहीं कभी भी इस पॉइंट पे। ये सिंपल सी बात कर रहा है कि एट एनी डिसकंटिन्यूटी एफ फेल्स टू बी डिफरेंशिएबल। कोई डिसकंटिन्यूटी आ गई, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एग्जांपल से देखते हैं इसको, काफी अच्छे केसेस है इसके अंदर। ठीक है, तो यहां से ना हमारा चैप्टर एक नए टॉपिक की तरफ लेके जाता है हमें कि कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का रिलेशन। इसको समझते हैं बच्चों जरा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको बोल रहा है कि अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वह कॉन्टिन्यूअस भी होगा। अभी पहले के मैं क्या बोल रहा था कि अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा, यहां पे उसका उल्टा हो गया। तो एज अ थ्योरम इसको याद रखते हैं हम कि अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होगा। अच्छा, अगर मान लो यहां पे मैं स्टार्ट करूं कि सिंस f इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a, ऐसा उसने बोला है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो होगा क्या, देयरफॉर हमारे पास एफ ए प्लस एच माइनस फंक्शन एट ए अपॉन में h लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तो एग्जिस्ट करेगी, है ना, ये पूरा एग्जिस्ट करेगा। दैट मींस इसकी वैल्यू क्या है, एफ डैश ए है ना, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं कर्व के स्लोप देख रहा हूं टेंजेंट की, वो फाइनाइट आनी चाहिए, एग्जिस्ट होनी चाहिए। चलो अगर ये एग्जिस्ट हो रही है तो अब कॉन्टिन्यूटी पे कैसे चेक करें। कॉन्टिन्यूटी में मैंने क्या किया, इसमें ना जो ऊपर वाला डिफरेंस है ना सिर्फ उसी को कंसिडर कर लिया। मैंने कंसिडर किया सिर्फ इसकी लिमिट, देखना बच्चों ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस फंक्शन एट ए, मैंने इसको ना कंसिडर कर लिया। अच्छा, इसमें और इसमें फर्क किस चीज का है, सिर्फ h का, तो मैंने इस वैल्यू को कंसिडर किया हुआ है, इसके अंदर क्या माइनर से चेंज करा, h से डिवाइड और h से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे h से डिवाइड और h से मल्टीप्लाई कर दिया। लिमिट अभी भी लगी हुई है पूरे के ऊपर। अच्छा, ये एग्जिस्ट करता है पर ये किसके इक्वल होता है, एफ डैश ए के, फाइनाइट वैल्यू होती है। अच्छा, तो ये क्या मिल गया आपको, यहां पे मैं लिख दूं एफ डैश ए मल्टीप्लाइड बाय एच। अच्छा, लिमिट यहां पे अभी बची हुई है लिमिट, इधर मैंने लिमिट अप्लाई नहीं की, ठीक है, इधर लिमिट अप्लाई हो चुकी है, इधर आपकी लिमिट अप्लाई हो चुकी है, इधर मैंने लिमिट अप्लाई की, ठीक है, तभी तो एफ डैश ए हो गया, इस पे h पे लिमिट अप्लाई करनी है। अच्छा, ये एक फाइनाइट वैल्यू और h की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं, h की वैल्यू 0 रख दूं, फाइनाइट वैल्यू इनटू 0, ठीक है, ओवरऑल 0 आ गया, मतलब इस पूरी लिमिट का आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो मुझे क्या मिल गया, देयरफॉर लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a प्लस एच माइनस फंक्शन एट a इज इक्वल टू 0, लिमिट पूरे के ऊपर है। तो यहां पे हमने क्या किया, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a प्लस एच फंक्शन एट a के इक्वल आ गई, ये देखो लिमिट। ये तो क्या कंडीशन हो गई कि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू के इक्वल, समझ रहे हो। इसी तरह मैं इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी ले सकता हूं a माइनस एच लेके, जैसे मैंने ये अभी क्या लिया, आर एच डी लिया है, ठीक है, आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर मैं इसका एल एच डी लेता हूं, बोलूंगा वो भी एग्जिस्ट करेगा और वो भी एफ डैश ए के इक्वल होगा। सेम पैटर्न पे मुझे क्या मिल जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच इक्वल टू फंक्शन एट ए, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। मतलब इसमें मैं किसी एक चीज से भी अगर आपको समझा दूं तो आपको तो इसका प्रूफ थोड़ी कोई पूछेगा, आपको इसका इंफॉर्मेशन जो देनी थी कि ये क्यों है, फंक्शन डिफरेंशिएबल था तो कॉन्टिन्यूअस कैसे होगा, मैंने RHL को फंक्शनल वैल्यू के इक्वल करके दिखा दिया। सेम वर्किंग LHL के लिए भी हो सकती है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, प्रॉपर विद प्रूफ आपने देख लिया। तो अब ये मैंने किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बताया कि अगर f डिफरेंशिएबल है a पर तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा a पर। तो एक पॉइंट इसमें ऐड कर लो आप, काफी हेल्पफुल पॉइंट है ये, कि अगर f डिफरेंशिएबल है एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन, समझ रहे हो, ये तो पर्टिकुलर एक पॉइंट की बात कर रहा है। अब मान लो आपके पास एक fx है,
उसका कुछ डोमेन होगा। अगर f डिफरेंशिएबल है एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन तो कह रहा है f कॉन्टिन्यूस भी होगा उस डोमेन के अंदर हर पॉइंट पर, ठीक है, यही लिखा है, देन इट इज कॉन्टिन्यूस इन दैट डोमेन। तो डिफरेंशिएबिलिटी आपको कॉन्टिन्यूटी की तरफ लेके जाती है। तो अगर आपने पता कर लिया कि एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो आप समझ जाओगे फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो वैसे ही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहती है इसमें, लास्ट में लेक्चर के देखना आपको सारा एक निचोड़ मिल जाएगा इसका, ठीक है। अच्छा, एक आध क्वेश्चन करके देख लेते हैं, इसका क्वेश्चन करके देखते हैं कि एप्लीकेशन क्या है इसमें। एग्जामिन द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स दिया है cos x माइनस 1/x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 है इसकी फंक्शन वैल्यू 0 पे। अच्छा, 0 पे मुझे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है और फिर कमेंट करना है कॉन्टिन्यूटी पे, मतलब वही वाली बात आ जाएगी कि डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस है, समझ गए। तो देखते हैं बाकी इसका कन्वर्स ट्रू है या नहीं है, वो आगे बात करते हैं। मैंने यहां पे क्या किया बच्चों, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम क्या करने वाले हैं, मैं इसमें f डैश x जैसे कैलकुलेट करता हूं तो वो क्या होता है, f x प्लस h माइनस में f x अपॉन में h लिमिट h टेंड्स टू 0। ये एक डेरिवेटिव को कैलकुलेट करने की कंडीशन है, एब इनिशियो मेथड से देखा होगा आपने। अच्छा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या सिखाया था, इसका डिफरेंस कोएफिशिएंट बनाना सिखाया था। ये डिफरेंस कोएफिशिएंट ही तो है। अच्छा, मुझे किस पे चेक करनी है डिफरेंशिएबिलिटी, 0 पे, f डैश 0। तो यहां पे क्या करेंगे हम, f0 प्लस h माइनस में f0 अपॉन में h लिमिट h टेंड्स टू 0। मतलब मेरा काम यह है कि किसी तरह से फाइनाइट आ जाए। अगर इसका डेरिवेटिव फाइनाइट आ गया तो ये डिफरेंशिएबल है। अच्छा, 0 प्लस h का मतलब क्या हो गया बच्चों, फंक्शन एट h माइनस फंक्शन एट 0 अपॉन में h, लिमिट तो चलती रहेगी जब तक सॉल्व ना हो जाए। अच्छा, सामने f डैश 0 चल रहा है आपका। चलो, फंक्शन एट h की बात अगर मैं करूं बच्चों, फंक्शन एट h क्या दिख रहा है आपको, f डैश 0 चल रहा है, वो हो जाएगा आपका cos h माइनस 1 अपॉन में h, ठीक है, डिवाइड। अच्छा, इसके आगे भी क्या है, फंक्शन एट 0। मैंने अभी फंक्शन एट h ले लिया, फंक्शन एट 0 कितना दिख रहा है आपको, जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0 है, ये 0 हो गया, डिवाइडेड बाय h है और लिमिट h टेंड्स टू 0, ये तो चल ही रही है। आगे देखते हैं, f डैश 0 नॉर्मल सी सॉल्विंग है, ये h इधर चला जाएगा तो आपके पास आ गया cos h। अच्छा, एक स्टेप और स्किप कर दूं मैं, माइनस कॉमन ले लिया मैंने ऊपर से, यह आ गया 1 माइनस cos h और डिवाइडेड बाय h स्क्वायर हो गया बच्चों आपके पास, लिमिट h टेंड्स टू 0। दो तरीके हैं, एल हॉपिटल लगा लो इसमें, ठीक है, या फिर जैसे रैशनलाइजेशन से करते हैं उससे भी कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो मैं आपके लिए एल हॉपिटल लगा दूं, जैसे एक बार देख ले, एल हॉपिटल कब लगता है, जब 0 बाय 0 फॉर्म हो, h को 0 लूंगा तो ऊपर 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है। एल हॉपिटल रूल क्या कहता है कि न्यूमरेटर को डेरिवेटिव कर दो, माइनस ऐसे रखा, न्यूमरेटर को डेरिवेटिव किया, 1 का 0 हो गया, cos h का क्या होता है, माइनस साइन h डेरिवेटिव, तो ये प्लस साइन h हो गया यहाँ पे, ठीक है। और डिनोमिनेटर को अलग डेरिवेटिव करोगे आप, h स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया, 2h, लिमिट h टेंड्स टू 0 अभी भी चल रही है, एक सेकंड, लिमिट h टेंड्स टू 0 अभी भी चल रही है, यहाँ पे समझ जाना, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ये मैंने लिख दिया, यहाँ पे थोड़ा और तरीके से लिख देते हैं, ठीक है, समझ जाओगे। ये लिखा है 0 प्लस साइन h और डिवाइडेड बाय 2h, ऊपर वाले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव किया, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव किया, लिमिट एज इट इज पड़ी हुई है। जो मुझे साफ दिख रहा है यहाँ पे वो दिख रहा है माइनस साइन h डिवाइडेड बाय 2h। अब क्लियरली दिख रहा है जो नीचे लिखा है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा जी, माइनस 1/2 को साइड में रखा, साइन h अपॉन में h, भाई ये लिमिट की वैल्यू तो आती होगी, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर 1 होता है, तो माइनस 1/2 इंटू 1 कितना आ गया, माइनस हाफ आ गया, मतलब f डैश 0 कितना मिल गया आपको, माइनस हाफ, एक फाइनाइट वैल्यू है, मतलब 0 पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो देयरफॉर f इज डिफरेंशिएबल, शॉर्ट में लिख देता हूं डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। और अभी हमें थ्योरम क्या कह रही थी, थ्योरम ने क्या बोला था कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे, अरे तो भाई कॉन्टिन्यूस भी होगा, तो कमेंट करने के लिए बोला था, तो हम बोलेंगे बाय, मतलब अबव थ्योरम जो अभी हमने पढ़ी है उसमें क्या कह रहा है, f इज
कॉन्टिन्यूस ऑल्सो एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिफरेंशियबिलिटी का। डिफरेंशियबिलिटी चेक कर लो, डिफरेंशियबल है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा। तो आपको ये डेरिवेटिव कैलकुलेट करने का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया है ना। फर्स्ट लेक्चर में मैंने काफी सारे क्वेश्चन उठाए इसके, तो आप देख सकते हो उसमें इसी पैटर्न पे हमने काफी क्वेश्चन उठाए थे। अच्छा, इसके आगे क्या कहता है अब आपको, कन्वर्स ऑफ प्रीवियस थ्योरम इज नॉट नेसेसरली ट्रू। हमने बोला डिफरेंशियबल है तो कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन अब हम ये नहीं बोल सकते कि कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशियबल भी होगा। इसका कन्वर्स ट्रू हो या ना हो जरूरी नहीं है। कंडीशन कि अगर कॉन्टिन्यूस है तो एफ मे और मे नॉट बी डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू ए। उसका एक एग्जांपल तो देखो जो हम पढ़ चुके हैं पहले, उसी को डिस्कस कर लेते हैं। अभी मैंने फिगर बना के दिखाई थी ना कि आपको पता है mod x एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है विदाउट एनी डाउट, और अभी शुरू में मैं बार बार बोल रहा था साइन 1/x खुद डिसकॉन्टिन्यूस है, लेकिन x साइन 1/x कॉन्टिन्यूस है। बिहेवियर ऑफ साइन 1/x में हमने बात की थी, ये कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, ये दोनों कॉन्टिन्यूस है, लेकिन अगर मैं इनकी बात करूं इंडिविजुअली तो क्या ये डिफरेंशियबल था? ये कॉर्नर था ना इसमें, ये डिफरेंशियबल नहीं है। ये क्या था? ये ऑसिलेशन पॉइंट की तरफ लेके गया था ना मुझे, ये भी डिफरेंशियबल नहीं है ऑसिलेशन पॉइंट होने की वजह से। इसका x इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन, ये नॉन डिफरेंशियबल। इसमें x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ कॉर्नर, ये भी नॉन डिफरेंशियबल। लेकिन कंडीशन क्या थी? कंडीशन क्या थी? हमने पढ़ा क्या था कि डिफरेंशियबल होगा तो कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन कॉन्टिन्यूस है पर डिफरेंशियबल नहीं है। हो भी सकता है, ऐसे केसेस है आगे चल के, हो भी सकता है, लेकिन एग्जांपल मैंने अभी आपको वो दे दिए कि कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है कि बिल्कुल कंफर्म होगा ही होगा। आपका कॉन्टिन्यूटी पर डिफरेंशियबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ना, तो वो आपको चेक करना पड़ता है, वो चेक करना पड़ता है। आप जैसे मैंने इसके तो ग्राफिकली आपको बता दिया कि कॉर्नर पॉइंट या ऑसिलेशन पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। कईयों में आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पूरा कैलकुलेट करोगे, राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करोगे, इक्वल आ गए तो डिफरेंशियबल है, इक्वल नहीं आए तो नॉन डिफरेंशियबल है। तो इस बेसिस पे हमें क्या पता चला? इस बेसिस पे हमें क्या पता चला बच्चों, ये पॉइंट याद कर लो कि डिफरेंशियबिलिटी एक स्ट्रॉन्गर कंडीशन है एज कंपेयर टू कॉन्टिन्यूटी। आपने डिफरेंशियबिलिटी चेक करी ना तो आप कॉन्टिन्यूटी के बारे में बता सकते हो, लेकिन कॉन्टिन्यूटी चेक करने पे आप डिफरेंशियबिलिटी के बारे में नहीं बता सकते। तो डिफरेंशियबिलिटी इज द स्ट्रॉन्गर कंडीशन देन द कॉन्टिन्यूटी। अगर एक कंप्लीट एडवांस में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप डिफरेंशियबिलिटी पे पहले फोकस करना, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी तो अपने आप ही पता चल जाएगी उससे। क्लियर? देखिए, हाँ, अब ये देखो, ये कंबाइंड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपका। यहां पे जो अभी मैं बार बार फंक्शन उठा रहा हूं उसी को हम थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। x रेज़ टू पावर p ले लिया, साइन 1/x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, और फंक्शनल वैल्यू 0 पे तो 0 ही है। आपको कहता है p की वैल्यू बताओ, p की वैल्यू आप बताओ जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस है पर डिफरेंशियबल नहीं है। ठीक है, चीजें देखो मिक्स होनी शुरू हो गई ना। और ऐसी p की वैल्यू बताओ जिसपे कॉन्टिन्यूस भी हो और डिफरेंशियबल भी हो एट x इक्वल टू 0। अच्छा, दोनों केसेस में आप जरा फोकस करना, कॉन्टिन्यूस तो है, ए और बी दोनों पार्ट में कॉन्टिन्यूस है, तो हमें काम करते हैं ना, कॉन्टिन्यूटी से स्टार्ट करते हैं। कॉन्टिन्यूटी में मुझे क्या कहता है, याद है कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन, लेक्चर 1, लिमिट, फर्स्ट डेफिनेशन, लिमिट x टेंड्स टू a fx शुड बी इक्वल टू फंक्शन एट a। बच्चों, ये कॉन्टिन्यूटी की फर्स्ट मैथमेटिकल अप्रोच थी। ठीक है, ये लिख दिया मैंने आपके लिए वापस, ये फंक्शन एट ए मेरा यहां पे क्या है 0। आप यहां पे क्या करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल टू फंक्शन एट 0। और बच्चों फंक्शन एट 0 कितना दिख रहा है आपको? फंक्शन एट 0 कितना है? वो तो वैल्यू 0 दी हुई है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx विल बी इक्वल टू 0। मतलब fx की लिमिट अगर कैलकुलेट करूं तो ये 0 आना चाहिए अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो। आगे देखते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx कितना है? x रेज़ टू पावर p साइन 1/x, ये फंक्शन है। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। अच्छा, 0 आती है वैल्यू जब यहां पे वैल्यू p की वैल्यू पॉजिटिव हो, चाहे आप यहां पे क्या करो 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो,
या फिर 1/2 लोगे तो भी, उस सब केसेस में अभी बताया ना आपको x साइन 1/x आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है सैंडविच थ्योरम से। आप लेफ्ट से लो या राइट से लो, क्या होता है यहाँ पे वैल्यू फंक्शन की क्या होती है, 0 पे कन्वर्ज होती है। मतलब इसकी लिमिट की वैल्यू आपकी 0 होती है, लेकिन कंडीशन यहाँ पे p नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर x अपॉन में आ गया, अगर p नेगेटिव है तो x अपॉन में आ जाएगा, तो ये सारा कॉन्सेप्ट हमारा वेस्ट हो गया जो हमने पढ़ा था। ठीक है, x साइन 1/x की वैल्यू एग्जिस्ट करती है अगर p की वैल्यू हमारी पॉजिटिव हो। तो कह रहा है ये वैल्यू, ठीक है, हम बोलेंगे, हम यहां पे लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ x की पावर p साइन 1/x एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू 0 इफ p इज ग्रेटर देन 0। ऐसा बोला जा रहा है, p की वैल्यू 0 से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये एग्जिस्ट भी करेगा। और जब आप इसका LHL या RHL निकालोगे, कॉन्टिन्यूटी की बात हो रही है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, तो इसको तो अभी हम ग्राफिकली देख रहे हैं। ग्राफिकली मैंने आपको ये दिखाया था ना, ये देखो ग्राफ, ये वाला ग्राफ ऑसिलेशन पॉइंट वाला था हमारे पास, ये x साइन 1/x का ग्राफ है। ठीक है, आप लेफ्ट से देखो या ये राइट से देखो या लेफ्ट से देखो, वैल्यू 0 पे कन्वर्ज होती है इसकी। ठीक है, बहुत अच्छे से हमने इसको ना बिहेवियर ऑफ साइन 1/x में मैं 3 या 4 बार बोल चुका हूं आपको, हमने देखा था। तो अगर आप और डिटेल में जाना चाहते हो तो आप लेक्चर 2 देखना, कॉन्टिन्यूटी का लास्ट में दिया है, 10-15 मिनट का कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं रिपीट नहीं कर सकता उस पूरे कॉन्सेप्ट को। अच्छा, लॉजिकली हमने याद करा उसको कि x साइन 1/x की वैल्यू, लिमिट की वैल्यू 0 होगी। चलो, अब ये कंडीशन तो हो गई हमारी किसकी, कॉन्टिन्यूटी की। अब डिफरेंशिएबिलिटी की तरफ अगर मैं जाता हूं, डिफरेंशिएबिलिटी की तरफ अगर मैं जाऊं यहां पे, तो उसमें f डैश 0 क्या होगा, f डैश 0 क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, फंक्शन 0 प्लस h माइनस फंक्शन एट 0 अपॉन में h और लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा, इसको अगर मैं 0 प्लस h को देखो तो फंक्शन एट h हो जाएगा, और फंक्शन एट 0 कितना है, अभी भी 0 है, अपॉन में h, लिमिट तो चल ही रही है, लिमिट h टेंड्स टू 0 तो चल ही रही है। अच्छा, फंक्शन एट h बनाऊं, नेक्स्ट पेज पे देख ले, फंक्शन एट h क्या होगा, h रेज टू पावर p साइन 1/h माइनस में 0 अपॉन में h, लिमिट h टेंड्स टू 0 चल ही रहा है, और यहां पे इक्वल टू में क्या था, f डैश 0 था बच्चों। अच्छा, f डैश 0 को अगर हम देखें तो ये h की पावर 1 है, ऊपर जाके ये क्या बन गई पावर, p माइनस 1 साइन 1/h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा, फिर वही बात कि ये लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब ये जो पावर होगी इट शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर इसको तुम्हें एग्जिस्ट करवाना है, हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 h p माइनस 1, ठीक है, साइन 1/h एग्जिस्ट इफ p माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। यार पहले सिर्फ p था, ग्रेटर देन 0 लिया, इस बार p माइनस 1 है तो इट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास क्या होगा, p ग्रेटर देन 1 आ गया। तो अब देखो, एग्जिस्ट अगर करती है इसकी वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो f डैश 0 एग्जिस्ट करेगा, तो ये तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में मेरे से क्या पूछा इसने कि कॉन्टिन्यूअस हो पर डिफरेंशिएबल ना हो। तो इस पूरे की वैल्यू एग्जिस्ट कब कर रही है, जब p ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो हम बोलेंगे यहां पे कि f इज डिफरेंशिएबल व्हेन p इज ग्रेटर देन 1, बट f is non differentiable when p is less than equal to 1। देखो ना, ग्रेटर देन 1 पे तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर गई, किसकी लिमिट, इस पूरे की लिमिट एग्जिस्ट कर गई, तो f डैश 0 एग्जिस्ट कर रहा है ना, ये एक फाइनाइट आंसर दे जाएगा, फाइनाइट दे जाएगा जब ये कंडीशन फॉलो होगी। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा सोचूं कि p लेस देन इक्वल टू 1 हो गया, अगर इन केस, अगर मान लो यहाँ पे 1 ले लिया तो ये तो हट गया, h रेज़ टू पावर 0 सिर्फ ये बचा, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या होगा,
ये एफ डैश जीरो एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। अच्छा अगर मान लो पी की वैल्यू 1 से ज्यादा कर दी, पी की वैल्यू 1 से कम कर दी, मान लो मैंने 0 ले ली, तो यहां पे क्या हुआ, एच रेस्ट पर -1, एच डिनोमिनेटर में आ गया तो भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो एफ डैश जीरो एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉन डिफरेंशिएबल। तो ये नॉन डिफरेंशिएबल के लिए हम p लेस देन इक्वल टू 1 ले लेंगे। अच्छा कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या आया था, कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या आया था, p ग्रेटर देन 0। ये देखो कॉन्टिन्यूटी का जब कॉन्सेप्ट ले रहे थे p ग्रेटर देन 0 आया था, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट लिया तो p लेस देन इक्वल टू 1 आ गया। तो a पार्ट का आंसर क्या बन रहा है, f इज कॉन्टिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल व्हेन p की वैल्यू 0 से ज्यादा बट लेस देन इक्वल टू 1 होगी। सेकंड पार्ट आपको बोला गया था कि f कॉन्टिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा, तो p की वैल्यू क्या होगी। देखो यहां पे कॉन्टिन्यूअस में बोल रहा है p की वैल्यू 0 से ज्यादा, और डिफरेंशिएबल में बोल रहा है p की वैल्यू 1 से ज्यादा। दोनों में कॉमन क्या है, 0 से ज्यादा और 1 से ज्यादा, तो ओवरऑल क्या है दोनों में, व्हेन p 1 से ज्यादा। अगर p 1 से ज्यादा है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा, और p की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा लेकिन लेस देन इक्वल टू 1 है तो वो कॉन्टिन्यूअस और नॉन डिफरेंशिएबल होगा। समझ आया, ठीक है। तो इस तरह से ना आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली भी अप्रोच कर सकते हो, थ्योरी के तो कंसेप्ट मैंने आपको बताए, प्रैक्टिकली भी देख सकते हो आप, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इस लेक्चर का। आप इसमें भी आपको डेरिवेबिलिटी के बारे में पूछा है और ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन में आप कॉन्टिन्यूटी भी एक्सप्लेन कर सकते हो। कॉन्टिन्यूटी में क्या होगा कि फंक्शन अगर डेरिवेबल है ना तो ये कॉन्टिन्यूअस तो है, आपको ए और बी निकालना है। अच्छा ये क्वेश्चन मैंने इसलिए उठाया, थोड़ा सा टेक्निकल है, मॉड्यूलस फंक्शन है। अच्छा फिर यहाँ पे जो डोमेन है उसमें मॉड्यूलस फंक्शन इन्वॉल्व कर दिया, तो ये सब चीजें हम थोड़ा सा सीखते हैं कैसे करेंगे, है ना। तो डिफरेंशिएबिलिटी में इस तरह का लेक्चर भी हम इस लेक्चर में इस तरह के क्वेश्चन भी हम देख सकते हैं। सबसे पहले लीनियर इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। उसमें हमें बोल रहा है, सबसे पहले मैंने कुछ चेंज नहीं किया फंक्शन को। यहाँ पे कह रहा है मॉड एक्स ग्रेटर देन हाफ का मतलब क्या होता है। उसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी x की वैल्यू होगी वो यहाँ पे लेस देन है सिर्फ, तो माइनस हाफ होगा, ठीक है, और x हमारा हाफ से ज्यादा होगा, ठीक है। यह आपका लीनियर इनइक्वेशन का कॉन्सेप्ट है। मैं एक बार इसमें मुझे थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है कि इक्वल टू भी आना चाहिए, अदरवाइज हमें फंक्शनल वैल्यू नहीं मिलेगी। ये लो, ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ था, यहाँ पे सिर्फ लेस देन हाफ है। तो इसमें क्या कंडीशन लगाई आपको पता होगा, मैं यहाँ पे रफ में लिखता हूँ फिर इरेज कर दूंगा कि मोड एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ए है तो इसका मतलब क्या होता है, जो एक्स की वैल्यू होगी, आपकी जो एक्स की वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल टू माइनस ए होगी, और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगी। ये हमने लीनियर इनइक्वेशन में पढ़ा था 11th क्लास में, ठीक है। तो प्लीज इसको ध्यान रखना ब्रेक करते हुए। अच्छा फिर इसकी अगर बात करूं a प्लस बी एक्स स्क्वायर, इसमें क्या है, मॉड एक्स अगर लेस देन हाफ है तो वैल्यू क्या आती है, माइनस हाफ और हाफ के बीच में होगी वैल्यू एक्स की। लीनियर इनइक्वालिटीज में मॉड एक्स लेस देन ए का कॉन्सेप्ट और मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है, मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, समझा भी दिया आपको, ठीक है। अगर देखो ना ग्रेटर देन का इंटरवल होगा तो यहाँ पे माइनस ए और ए में अगर ग्रेटर देन का इंटरवल है तो आउटसाइड द इंटरवल हम लेते हैं वैल्यू, और अगर लेस देन का इंटरवल है बच्चों तो विद इन द इंटरवल हम लेते हैं वैल्यूज को, ठीक है। चलो अब यहाँ पे फंक्शन पे थोड़ा सा काम करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखो दो पॉसिबिलिटी है, जब x की वैल्यू माइनस हाफ है, माइनस हाफ से कम मतलब वैल्यू नेगेटिव होगी, तो मॉड x में आंसर में क्या लिख सकता हूं, माइनस एक्स। कब, व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू माइनस हाफ होगा। और जब x की वैल्यू 1/2 से ज्यादा है, दैट मींस x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो 1 अपॉन मॉड x को मैं पॉजिटिव x लिख सकता हूं जब x ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ आएगा। अच्छा इसमें कोई चेंज नहीं है, ये a प्लस बी एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस हाफ और हाफ के लिए फंक्शन सेम। अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहा है बच्चों, ध्यान से समझने का वाला क्वेश्चन है ये। डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहा है तो मुझे पता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अच्छा फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस है, स्टार्ट हम डेरिवेटिव से ही करेंगे। तो अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किस पे देखना है मुझे, हाफ पर। तो इसमें कैसे लिखा जाएगा, LHD अगर मैं ले रहा हूं तो f डैश 1/2 माइनस 1/2 माइनस, अच्छा a माइनस क्या होता है, फंक्शन a माइनस h, मतलब 1/2 माइनस h माइनस में फंक्शन एट a अपॉन में माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0।
कहां से आई है डेफिनेशन, लिख के दो साइड में, एफ डैश ए माइनस आपको सिखाया था, एफ ए माइनस एच, माइनस में फंक्शन एट ए अपॉन में माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अभी रब कर दूंगा, आप देख लो, वो माइनस एच है वहां पे नीचे, ठीक है। ये हमने डेफिनेशन लेक्चर 1 में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की पढ़ी थी। अच्छा, अब बात आ रही है कि पहले फंक्शन एट हाफ निकाल के रख लो। फंक्शन एट हाफ का मतलब आप देखो कौन सा ऐसा फंक्शन है जो इक्वल टू हाफ है, इक्वल टू हाफ, देखो ये वाला फंक्शन है। तो इक्वल टू हाफ वाले फंक्शन में अगर मैं x की वैल्यू हाफ रख दूं, हाफ रखोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पे साइड में लिख दूं, फंक्शन की वैल्यू हाफ ले रहे हो तो वो 1 अपॉन में x था, तो 1 अपॉन में हाफ वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। फंक्शन एट हाफ की वैल्यू तो 2 आ गई। अच्छा, फंक्शन एट हाफ माइनस एच लेना है, तो ये वैल्यू कब लोगे, जब हाफ से वैल्यू कम होगी फंक्शन की। हाफ से कम वाला कौन सा फंक्शन, हाफ से कम वाला फंक्शन ये है, ये देखो वैल्यू जब तुम्हारी हाफ से कम है, ठीक है। तो इसमें इसको हटा देता हूं मैं, यहां पे एफ डैश हाफ माइनस तो चले गई, फंक्शन हाफ माइनस एच के लिए मैं ये फंक्शन ले रहा हूं, और जहां जहां पे एक्स है बच्चों हमने क्या किया, बहुत ही आराम से हाफ माइनस एच का होल स्क्वायर रख दिया, ठीक है। फंक्शन एट हाफ माइनस एच की वैल्यू रखी है, माइनस फंक्शन एट हाफ 2 निकाल रखा है, ऊपर आप देख सकते हो यहां पे एच है, लिमिट एच टेंड्स टू 0। थोड़ी सी सॉल्विंग तो ये डिमांड करेगा ही। आपने इसको सॉल्व करना शुरू किया, a प्लस बी यहां पे आ गया 1/4 प्लस का h का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का h का स्क्वायर हो गया, और माइनस में h हो गया ये, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, -2 चल रहा है आगे पूरे के, और डिवाइड बाय h है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं, एलसीएम ले लूं तो देखिए क्या बनेगा, या फिर इसको एक काम करते हैं, a प्लस बी बाय 4 प्लस बी एच का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस एच नहीं भूलेंगे, है ना, माइनस की गड़बड़ नहीं करनी, b बाय 4 प्लस बी एच स्क्वायर माइनस में बी एच, ठीक है, और -2 अपॉन में माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 चल रहा है। नेक्स्ट पेज पे लिखो इसे, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। हमारे पास क्या था, f डैश हाफ माइनस चल रहा है बच्चों, ठीक है, f डैश हाफ माइनस चल रहा है, तो मेरे पास क्या आ गया था, बी एच का स्क्वायर माइनस में बी एच प्लस a प्लस बी बाय 4 माइनस में 2 अपॉन में माइनस एच। एक बार वेरीफाई कर लेंगे, क्योंकि एक भी प्लस माइनस गलत हुआ तो सारी मेहनत खराब। देख ले एक बार, बी एच स्क्वायर माइनस बी एच है, a प्लस बी बाय 4 -2, और एकदम सही। अब ना देखो, अगर अब मैं चेक करूं, यहाँ पे h मुझे 0 पे टेंडिंग दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे लिमिट देखता हूं तो एग्जिस्टेंस अगर मुझे करवानी है ना लिमिट की, मतलब कि एक फाइनाइट वैल्यू आ जाए, ये वैल्यू पहले मुझे हटानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक ये नहीं हटेगा h कॉमन आके कैंसिल नहीं होगा। क्योंकि देखो ना, h यहां से कैंसिल हो रहा है, यहां से कैंसिल हो रहा है, लेकिन इसके नीचे अगर h आ रहा है तो मेरी जो डेरिवेटिव की वैल्यू है या फिर लिमिट की जो वैल्यू है वो तो नॉट डिफाइंड आ रही है। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, लेक्चर 1 में भी किया था ना सिमिलर ऐसा क्वेश्चन, पर इसमें क्या करा हमने, मॉड्यूलस फंक्शन लेके थोड़ा सा इनइक्वालिटीज पे भी काम किया। फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ दिस लिमिट, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ दिस लिमिट हमने क्या किया, a प्लस बी बाय 4 -2 को 0 के इक्वल ले लिया। तो यहां पे जो भी एक रिलेशन हमारे पास आ गया, देखते हैं इसका काम आएगा आगे चल के। इक्वेशन 1 मार्क कर दी। अच्छा, जब इसको 0 के इक्वल ले लिया तो f डैश 1/2 माइनस की वैल्यू कितनी आ गई, बी एच स्क्वायर माइनस में बी एच, ये तो 0 हो गया, अपॉन में माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 चली रही है। यहां पे हमने क्या किया, माइनस बी माइनस एच कॉमन ले लूं, माइनस एच को अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस में बी एच, और यहां पे क्या आ गया, प्लस का b अपॉन में माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा, माइनस एच से माइनस एच कैंसिल हो गया, h की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो फाइनल आंसर b आ गया। मतलब मेरे पास f डैश 1/2 की नेगेटिव की वैल्यू कितनी आ गई, b आ गई, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू b आ गई। सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव पे काम करना पड़ेगा हमें, ठीक है। नाउ कंसिडर हमने किया, यहां पे कंसिडर करेंगे हम f डैश 1/2 पॉजिटिव, तो उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी,
1/2 प्लस एच माइनस फंक्शन एट 1/2 और अपॉन में पॉजिटिव एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0। ठीक है बच्चों, अब फंक्शन एट हाफ तो हम निकाल चुके हैं, वैल्यू 2 आई थी। फंक्शन एट हाफ प्लस एच क्या लेंगे, मतलब 1/2 से ज्यादा होनी चाहिए वैल्यू, तो 1/2 से ज्यादा वैल्यू देखो ये है, 1/2 से बड़ी वैल्यू ये है, तो इसमें हम क्या करेंगे 1/x ले रहे हैं, जिसमें x की वैल्यू मैं क्या रखने वाला हूं 1/2 प्लस एच। करे आगे सॉल्व, देखो यहां पे क्या होगा 1/2 प्लस एच, ये मैंने फंक्शन की वैल्यू सिलेक्ट कर ली विच इज ग्रेटर देन 1/2, और फंक्शन एट हाफ कितना था 2 था, अपॉन में एच तो चल ही रहा है, तो मुझे लगता है ये तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। करते हैं इसको सॉल्व। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे 2 एलसीएम ले लूं तो ये 2h हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है 2 ऊपर चला गया, 1 प्लस 2h आ गया, माइनस में 2, अच्छा ये डिवाइडेड बाय h मैंने ऐसे लगा दिया, थोड़ा सा स्पेस कम है अब हमारे पास, यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया 1 प्लस 2h, ठीक है, तो 2 माइनस में 2 माइनस में 4h, ठीक है, डिवाइडेड बाय h तो चल ही रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा 2 से -2 ये कैंसिल हो गया, ये 2 और -2 कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस में 4h डिवाइडेड बाय, माइनस में 4h डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2h तो था ही, साथ में ये वाला h भी नीचे आ गया, घूम के ये वाला h भी नीचे आ गया। अच्छा लिमिट तो h टेंड्स टू 0 चल ही रही है, ये f डैश 1/2 पॉजिटिव की वैल्यू चल रही है, भूलना मत, ठीक है, तो h से h कट गया, -4 अपॉन में 1 प्लस 2h आ गया, h की वैल्यू लिमिट h की वैल्यू अगर मैं 0 सब्स्टिट्यूट कर दूं डायरेक्टली तो मेरे पास कितना आ रहा है आंसर -4, राइट हैंड डेरिवेटिव का आंसर कितना आ गया -4 आ गया। तो हमें पता है कि फंक्शन तो डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू हाफ, तो भाई f डैश 1/2 नेगेटिव, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1/2 और f डैश 1/2 पॉजिटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1/2 शुड बी इक्वल। तो इसकी वैल्यू आपने क्या निकाली है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वैल्यू यहीं पे दिख रही है आपको b, और इसकी क्या दिख रही है वैल्यू -4, तो b तो आपको मिल भी गया। अब बात आई a की, a के लिए आप क्या करने वाले हो, इक्वेशन 1 आपने मार्क की हुई थी ना, देखो अगर ये इस तरह की चीजें आप एज्यूम नहीं कर पा रहे ना लिमिट्स में, तो फिर ये क्वेश्चन प्रोसीड नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप समझो लिमिट्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो मैं बता रहा हूं साथ साथ, तो ये चीजें भी ध्यान रखना, ठीक है। फ्रॉम 1 a प्लस बी बाय 4 इक्वल टू 2 है बच्चों आपके पास, तो हम यहाँ पे b की वैल्यू को अगर -4 ले तो वर्किंग तो देखो आप खुद कर ही लेते, तो a -1 इक्वल टू 2 आ गया, तो a कितना मिल गया आपको 3 मिल गया, a 3 है b -4 है, ठीक है। तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, a और b की वैल्यू आपके सामने, क्लियर। इसमें कॉन्टिन्यूटी की जरूरत नहीं पड़ी। कुछ क्वेश्चन आप देखना स्कूल एग्जाम के भी ऐसे a और b की वैल्यू आपसे पूछ लेता है, ठीक है, आप रेफरेंस बुक उठाओगे तो उसमें दी हुई है, तो उसमें हमें कभी कभार डिफरेंशिएबिलिटी के साथ कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन भी लेनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि ये तो हम एज्यूम करके चल ही रहे हैं ना, डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस है, अदरवाइज एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो भी आप सीधे रास्ते आंसर पे आ जाओगे। चलो ये जो कंक्लूजन है हमारा, कंक्लूजन जो मैंने आपको बोला था कि भाई लास्ट में हम इंपॉर्टेंट ट्रिक की बात करेंगे कि आपको बहुत सारी चीजें इस थ्योरी के पॉइंट से, मतलब आपकी वर्किंग इतनी आधी हो जाएगी अगर ये थ्योरी के पॉइंट आपने उस पर अप्लाई कर दिए, ठीक है। तो एक पॉइंट तो आपको पता ही है बच्चों, अगर डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस तो है, इसको तो कोई मना नहीं कर सकता, ये तो मैंने आपको थ्योरी भी बता दी, डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस भी होगा। इसका कन्वर्स क्या बोला था कि कॉन्टिन्यूस अगर होगा तो इट डज नॉट इंप्लाइज कि वो डिफरेंशिएबल भी होगा, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, है ना, मे और मे नोट वाली बात है, डिफरेंशिएबल, ठीक है, डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूस है तो जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल होगा। अच्छा लेकिन अगर डिसकॉन्टिन्यूस है, फोर्थ पॉइंट रीजंस ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, अगर डिसकॉन्टिन्यूस है तो भाई नॉन डिफरेंशिएबल ही होगा, कंफर्म्ड है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना, ये टिप्स होती है, क्वेश्चन में वर्किंग आधी रह जाती है हमारी अगर ये चीजें हमें पता हो तो। अभी देखो फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डिस्कस नहीं किया हमने, वो कहता है कि अगर आपके वन साइडेड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कुछ आ गई, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कुछ आ गई, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 2 आ गई, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 3 आ गई, एग्जिस्ट तो कर रहे हैं ना, तो उस केस में क्या होगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा।
सोचो मतलब आप LSD और RSD निकालोगे, अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो तुम्हें इतना तो पता चल ही गया डायरेक्टली कि वो कॉन्टिन्यूस है। अच्छा, डेरिवेटिव इक्वल हो गए तो डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। एग्जिस्टेंस से ही डेरिवेटिव की आपको पता चल जाता है फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अच्छा, अगर नॉन डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल है, देखो डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस होगा, नॉन डिफरेंशिएबल है तो जरूरी नहीं है कि वो डिसकॉन्टिन्यूस होगा। ये फोर्थ पॉइंट पकड़ो ना। फोर्थ पॉइंट में तुम्हें क्या बताया मैंने कि भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, अनइक्वल है, अनइक्वल है ना, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन वो खुद तो कॉन्टिन्यूस है ना। तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कभी मतलब कॉन्टिन्यूटी की तरफ नहीं लेके जाती, हम इसमें हमें देखना पड़ता है, ठीक है। मतलब मैं एक पॉइंट फिर रिपीट कर देता हूं, लास्ट पॉइंट कंफ्यूज मत होना, कि अगर LSD और RSD एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन इक्वल नहीं है तो ये नॉन डिफरेंशिएबल हुए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिसकॉन्टिन्यूस भी हो गए, वो कॉन्टिन्यूस होते हैं, ठीक है। ये समझ गए, अब समझ गए। नॉन डिफरेंशिएबल का मतलब ये नहीं है कि वो डिसकॉन्टिन्यूस होगा, डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के और भी तो रीजंस है ना। आपका नॉन डिफरेंशिएबल है लेकिन डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए, उस केस में फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस होता है। तो आज मैंने आपको रीजंस ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी और रिलेशन बिटवीन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पूरा एक्सप्लेन किया, ठीक है। इसको एक बार रिवाइज कर लेना तो ही आपको आगे वाला लेक्चर अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। ये सारा आपका कॉम्पिटिटिव का पार्ट चल रहा है बच्चों, ठीक है। एक बार रिवाइज करना, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।